सब्सक्राइब करिए टैली टेक्निकल चैनल को, साथ में दबाइए बेल आइकन टैली की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एडवांस बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम इन टैली ERP9। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप टैली यूज़ करते होंगे अपने नॉर्मल यूजेस के लिए। आप वाउचर एंट्री करते हैं और उसके बाद बैंक को रिको करते हैं, लेकिन टैली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि आप एडवांस लेवल में यूज़ कर सकते हैं। एडवांस लेवल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हम इस सीरीज़ में इंक्लूड करने वाले हैं, क्या क्या नॉलेज आपको इस सीरीज़ में मिलने वाली है और कहाँ तक आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल टैली टेक्निकल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी तक टैली यूज़ करते हैं, बेसिक बैंकिंग होती है वो आप टैली में यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप वाउचर क्रिएशन करते हैं और बैंक को रिकंसाइल करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एडवांस लेवल तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो एडवांस लेवल के हैं, जैसे कि ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन हो गया, चेक प्रिंटिंग हो गया, आपका डिपॉजिट स्लिप्स हो गया, पेमेंट एडवाइज हो गया। ई पेमेंट सिस्टम में आप अपने बैंक को अपने टैली के साथ लिंक कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने टैली में एंट्री करें वो आपका बैंक में जाके रिफ्लेक्ट हो जाए। तो एडवांस लेवल तक का इस तरह से आप टैली को यूज कर सकते हैं। तो वो सब मैं आपको इस सीरीज में इंक्लूड करने वाला हूं। पूरी सीरीज की वीडियोज आपने देखनी है, तो 4 से 5 वीडियो जिस सीरीज में होने वाली है, 25 से 30 मिनट की वीडियो, हर एक वीडियो आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि जो भी नई वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, टैली में चाहे आप एडवांस बैंकिंग यूज़ करें चाहे आप नॉर्मल बैंकिंग यूज़ करें, तो दोनों जो है आपके डिपेंड करती हैं कि आपका लेजर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपने लेजर कैसे बनाया है, क्या वहाँ पे प्रॉपर डिटेल डाली हैं, तो कौन सी डिटेल कहाँ पे कैसे किस तरह से डालनी है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपका लेजर प्रॉपरली बन गया, आप इस सारी डिटेल्स उसकी जान गए कि कौन सी डिटेल अगर कहीं पे हम कुछ डिटेल्स डाल रहे हैं, कोई ऑप्शन यस कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट कहाँ पे और कैसे कैसे होने वाला है। क्योंकि इस सीरीज की जो आने वाली वीडियोज रहेंगी वहाँ पे बार बार जो जिक्र होगा वो होगा लेजर का। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे लेजर से ही प्रॉब्लम आएगी, चाहे आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं या फिर आप कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं या आप ई बैंकिंग कर रहे हैं। तो सारी जो कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करेगी वो आपके लेजर में डिपेंड करेगी। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमें करनी है। तो ये सारी फील्ड्स में आपको बताऊँगा, सारे ऑप्शंस बताऊँगा और डिटेल में बताऊँगा कि किस ऑप्शन का क्या यूज है और कहाँ पे जाके ये इफेक्ट करेगा और कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं आपको डालनी एडवांस बैंकिंग को यूज़ करने के लिए या नॉर्मल बैंकिंग को यूज़ करने के लिए। तो वीडियो को स्किप मत करिए, ये आप समझ लीजिए, ये लेजर की कॉन्फ़िगरेशन आप समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं आपके। और जो वीडियोज आएंगे उनके लिए हम दोबारा से लेजर कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं आने वाले हैं। फिर हम आगे जो आगे की चीज़ें हैं, एडवांस लेवल की चीज़ें, जैसे वाउचर एंट्री हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, ई बैंकिंग हो गया, चेक प्रिंटिंग हो गया या ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन हो गया, तो वो सारे हम इसी के थ्रू करने वाले हैं। और लेजर की कॉन्फ़िगरेशन हमें प्रॉपरली करनी है, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी मैं हूँ लेजर की ऑल्ट्रेशन विंडो में। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सारी डिटेल्स फिलअप करके रखी हुई हैं ताकि टाइम कम कंज्यूम हो और मैं आपका कम से कम टाइम में मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बता सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए जो नेम वाली फील्ड है जहाँ पे लेजर का नेम आता है, तो नेम तो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो प्रॉपर अगर आप चाहते हैं कि जो बैंक का नेम है वही आप यहाँ पे रखेंगे तो वो नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो एलियास का यूज़ क्या रहेगा यहाँ पे? तो एलियास का यूज़ यहाँ पे ये रहेगा, जब आप मल्टीपल एंट्रीज करेंगे, जब आप बहुत सारी एंट्रीज करते हैं बैंक की, तो उस केस में आपको बार बार ही मीन्स जैसे यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक है तो बार बार आपको कोटक महिंद्रा बैंक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे आपने शॉर्ट की कुछ यहाँ पे सेट कर दी जैसे एलियास में, तो आप नॉर्मली सिर्फ वो की आप प्रेस करेंगे तो आपका जो कोटक बैंक का लेजर है वो आपका चूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे एलियास सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आप सेट कर सकते हैं जो भी आपकी बैंक की जो अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट जो नोट्स होते हैं या जो भी आपकी डिटेल्स होती हैं उसके लिए आपको नोटपैड या किसी मेल को खोलने में या किसी फाइल को खोलने की ज़रूरत ना पड़े और इजीली आप लेजर में जाएंगे तो लेजर में आपको वो सारे डिटेल्स मिलेंगी, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है अंडर। तो अंडर में आप देखेंगे यहाँ पे बैंक अलग अलग तरह के बैंक के ग्रुप्स होते हैं। एक बैंक ओडी होता है, एक बैंक ओसीसी होता है और एक बैंक अकाउंट होता है। तो अगर आप प्रॉपरली बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं, एडवांस लेवल की बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा बैंक अकाउंट। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो बैंक है, आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, वो
वो नॉर्मली आपका टैग होता है बैंक अकाउंट के अंदर में। आपका बैंक का जो ग्रुप होता है वो आपका टैग होता है करंट असेट्स के ग्रुप में, जो बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपको फील्ड दिख रही है वो है इफेक्टिव डेट फॉर रिकन्सिलेशन। तो दोस्तों जो बैंक रिकन्सिलेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वो यहीं पे ही आता है कि जब हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टार्ट करते हैं टैली में, तो जो हम वहाँ पे जो अनरिकन्साइल एंट्रीज आती हैं वो सारी एंट्रीज वहाँ पे अनरिकन्साइल में आ जाती हैं। तो ये डेट है, ये आप ध्यान रखिए, जिस डेट से भी आप रिकन्साइल करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका डाटा है 1 अप्रैल 19 से, लेकिन आपका 19-20 जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 19-20 का वो आपका चला गया। ठीक है, आप रिको नहीं करते थे, बैंक रिकन्सिलेशन नहीं करते थे। ठीक है, और लेकिन आप एंट्रीज करते थे। तो यहाँ पे अगर आपका 1 अप्रैल 19 आपने डेट डाल दी, तो जब आप बैंक रिकन्सिलेशन करेंगे तो जो भी डेट आपने यहाँ पे डाली है इफेक्टिव डेट फॉर रिकन्सिलेशन, तो इस डेट से जितने भी आपके बैंक के वाउचर हैं जो अनरिकन्साइल है, जो जिनको आपने रिको नहीं किया है, तो वो आपके रिकन्सिलेशन में शो करना स्टार्ट कर लेंगे। तो जो भी जिस डेट से भी आप रिकन्साइल करना चाहते हैं टैली में, चाहे आप नॉर्मल रिकन्साइल करना चाहते हैं, चाहे आप ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप प्रॉपरली डेट डालिए। नहीं तो आपके जो अनरिकन्साइल एंट्रीज हैं जो कि आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जो आप रिकन्साइल नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया लेकिन आप नए फाइनेंशियल ईयर से या नए जो नेक्स्ट मंथ है उसे आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, या आज के डेट से उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वही डेट डालिए जिस डेट से आपने रिकन्साइल करना है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। तो नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आप डाल देंगे अपने कंपनी का नेम, जिस नेम से भी आपका अकाउंट है आपके बैंक में। तो ठीक है, तो ये जो बैंक अकाउंट डिटेल है ये आपने प्रॉपरली यहाँ पे डालनी है। तो ये कहाँ कहाँ हिट करेंगे, तो देखिए जब आप इनवाइस प्रिंट करते हैं टैली से, तो इनवाइस प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे जो डिटेल्स आती हैं तो यही डिटेल्स वहाँ पे आती हैं, या फिर जो भी आप रिपोर्ट्स निकालेंगे या जो भी आप लेजर्स निकालेंगे वहाँ पे जो डिटेल्स आएंगी, ठीक है, तो वो आपकी यहीं से जो भी आप यहाँ पे पंच करेंगे यहीं से ही डिटेल्स वहाँ पे प्रिंट होके आएंगी। ठीक है, तो ये आपका तो ये हो गया आपका अकाउंट होल्डर नेम, जो भी आपकी कंपनी का नेम है। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आता है अकाउंट नंबर, तो ये आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे आप पंच कर सकते हैं। उसके बाद आपका IFSC कोड यहाँ पे आप डालेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो ये लिस्ट है आपकी लिस्ट ऑफ बैंक आ रही है, तो जो लिस्ट ऑफ बैंक है तो यहाँ पे मल्टीपल बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं जितने भी इंडिया में यूज होते हैं वो सारे बैंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 बैंक्स हैं जो यहाँ पे लिस्टेड हो रहे हैं। तो ये लिस्ट आपको तभी मिलेगी अगर आपका टैली ओरिजिनल है और आपका जो टैली रिन्यूड है, ओरिजिनल होने के साथ साथ रिन्यूड पे, तभी आप इस फीचर्स का यूज़ कर पाएंगे। तो जो भी लिस्ट यहाँ पे शो होती है वो डायरेक्टली आपके टैली के सर्वर से यहाँ पे लिस्ट शो होती है। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी चेंज होता है तो नॉर्मली यहाँ पे लिस्ट में एडिट हो जाएगा, बैकएंड से टैली उसको करेक्ट कर लेगा। तो नेम आगे जो भी आपकी ब्रांच है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके बाद आपका क्लाइंट कोड है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद आता है बैंक कॉन्फ़िगरेशन। तो बैंक कॉन्फ़िगरेशन में जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है तो वो है आपका अल्टर चेकबुक्स अगर आपने मेंटेन करनी है टैली में, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन यस करना पड़ेगा। यस करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी चेकबुक सेट कर सकते हैं। जितनी भी चेक बुक्स आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे पहले ही सेट कर देंगे, क्योंकि जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको ये लिस्ट शो करेगा। जैसे कि अगर आप कोई चेक की एंट्री कर रहे हैं, जो भी आपने किसी को चेक आपने इशू किया है, तो यहाँ से आप लिस्ट से ऑटोमेटिकली आप लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। और इससे आपका जो बैंकिंग का जो रजिस्टर है, जो बैंक रजिस्टर आपका बनेगा, जो एक चेक रजिस्टर बनेगा बैंकिंग में, तो वो भी आपका यहीं से ही मेंटेन होगा। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्ली ये डिटेल्स डाल सकते हैं कि चेक नंबर आपका कौन से चेक नंबर से स्टार्ट है और कौन से चेक नंबर तक आपका एंड होता है चेकबुक, और ये आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा कि कितनी चेक्स उसमें हैं। तो 2 से फ्रॉम को लेस करके जितना भी यहाँ पे नंबर आएगा तो वो आपके चेक्स हो जाएंगे, चेक्स के नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे नेम हो गया, तो नेम ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि ये चेकबुक अगर आप चाहते हैं किसी को अलॉट करना, जैसे कि यहाँ पे मिस्टर कुमार जो कि डायरेक्टर हैं कंपनी के, उनको हमने यहाँ पे अलॉट कर दिया। और उसके बाद जो सेकंड चेकबुक हमने मिस्टर जैन है, वो भी डायरेक्टर है, उनको हमने अलॉट कर दिया। तो जो थर्ड चेकबुक है वो अकाउंटेंट के पास रहेगी, तो ये मैंने अलॉट कर दिया अकाउंटेंट को। ठीक है,
तो उसके बाद जो नेक्स्ट, ठीक है, ये आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब आप नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, आप इसको यस करेंगे तो यस करने के बाद आपके पास जो कि एक विंडो खुलेगी और इस विंडो में आपके जितने भी इस बैंक के, कोटक बैंक के जितने भी चेक के फॉर्मेट हैं वो आपको यहाँ पे चूज़ करने के लिए आ जाएंगे। ये चेक प्रिंटिंग, ये आपके चेक प्रिंटिंग के लिए काम आएंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले हमें जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती थी, जो भी इसके मेजरमेंट होते थे, उनको हमें स्केल से नाप के और फिर हमें डालना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जब से कि आपका रिलीज आया है 5.0, जब से रिलीज लॉन्च हुआ है, हमसे क्या है जो कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था चेक की कॉन्फ़िगरेशन करने में, चेक प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करने में, तो उसके लिए टैली ने आपको सहूलियत दिया है कि जो टैली का सर्वर है वहाँ पे सारी इमेजेस वहाँ पे अप टू डेट वहाँ पे रहेंगी। अगर बैंक चेक में कुछ भी चेंजेस करता है तो वो जो इमेज है वो आपकी रिप्लेस हो जाती है, अगर ऐड करता है तो ऐड हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नॉर्मली आप रिलीज़ को अपडेट करेंगे तो उससे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ देखने को, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यूज़ करने को मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस चीज़ के लिए आपके लिए ओरिजिनल टैली और आपका टैली रिन्यूड होना ज़रूरी है, तभी आप ये जो एडवांस लेवल की कॉन्फ़िगरेशन है या एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं बैंकिंग के लिए वो आप यूज़ कर पाएंगे। वैसे मैंने चेक प्रिंटिंग के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो ये सीरीज़ में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर अभी आपको चाहिए, अभी आपने देखना है, तो मैं आई बटन में भी लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे भी आपको समझ आ जाएगा। उसमें भी बहुत डिटेल में मैंने बताया है कि कैसे आपने चेक प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कैसे आपने प्रिंटर में लगाना है। जो अगला ऑप्शन है ये है आपका एनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन। तो ऑटो रिकन्सिलेशन क्या है, देखिए, एक तो नॉर्मल रिकन्सिलेशन होता है। तो नॉर्मल रिकन्सिलेशन क्या होता है, जब आपने जो भी डेट आपने यहाँ पे डाली है इफेक्टिव डेट फॉर रिकन्सिलेशन, तो इस डेट के बाद जो भी आप रिकन्साइल करेंगे तो वहाँ पे नॉर्मली आपका डेट पंच करने के लिए आ जाएगा, बैंक रिकॉर्ड की डेट, जो कि आपके बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्री की डेट है वो आपका पंच करने के लिए आ जाएगा। तो जैसे ही आप वहाँ पे डालेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो मैच करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया जहाँ पे आप नॉर्मली डालेंगे, वो तो हो गया नॉर्मल रिकन्सिलेशन, जो कि मैं आपको इसी सीरीज़ की वीडियोज़ में बताऊँ। लेकिन जो ये ऑप्शन है ये है आपका ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन के लिए। तो ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है, तो ये होता है जो भी आपके बैंक के फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि आपका एक्सेल फॉर्मेट में आपने वहाँ से स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पे आपको डेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी एंट्रीज़ टैली में हो रखी हैं और आपकी स्टेटमेंट में एंट्रीज़ हैं, तो नॉर्मली जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो जो वहाँ पे डेट आएगी आपको एक एक डेट को मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप एक्सेल सीट को इंपोर्ट करेंगे टैली में, तो जो आपके रिकन्सिलेशन की डेट है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पंच हो जाएंगी। ठीक है, तो जब अगर आपकी बल्किंग एंट्री हैं, बहुत ज़्यादा एंट्रीज होती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी एंट्रीज होती हैं, ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन आपके बहुत काम आने वाला है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, सेट ऑल्टर ऑटो BRS कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए आप यहाँ पे पहले से ही पाथ सेट कर सकते हैं, और जब आप इंपोर्ट करेंगे वहाँ पे भी आपको पाथ सेट करने के लिए मिलेगा। ये तो ऑटोमेटिकली आएगा ही, लेकिन आप वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ये भी आपको वहाँ पे मैनुअली ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आप पाथ आप यहाँ पे सेट करेंगे, तो इस पाथ से वहाँ पे जब आप एक्सेल सीट जब आप इंपोर्ट करेंगे टैली में बैंक रिकन्सिलेशन के लिए, तो ये इस पाथ से वो एक्सेल सीट आपको शो करेगा कि तो कौन कौन सी फाइल और कौन कौन से फॉर्मेट की फाइल आपके इस डायरेक्टरी में, इस लोकेशन में आपके अवेलेबल हैं, तो वो आपको लिस्ट करना शो कर देगा। अब चलते हैं मेलिंग डिटेल में। तो मेलिंग डिटेल में जो भी आपकी बैंक की जो डिटेल्स हैं, उसका जो नेम हो गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेगा, अगर आपने नाम सेट कर लिया उसका एड्रेस हो गया, और ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे GST नंबर आप अपने बैंक का डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, देखिए, जब भी बैंक आपसे कोई चार्ज करता है, कोई भी चार्जेस लगाता है, तो वो अपने पास भी एंट्री करता है। ठीक है, तो उसमें वो GST भी चार्ज करता है। अब जब आप अपनी स्टेटमेंट में देखोगे तो वहाँ पे GST भी वो चार्ज करता है। तो वो GST का बेनिफिट लेने के लिए जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे कोई एरर ना आए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे GST नंबर भी पंच करके रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आपका ओपनिंग बैलेंस। अगर आपने नए फाइनेंशियल ईयर में काम करना है तो उसके लिए आपको डाटा स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डाटा स्प्लिट अगर आपने नहीं किया है तो ओपनिंग बैलेंस आप अभी मत डालिए, और अगर ऑलरेडी आ रहा है, पहले से आपका बैंक मेंटेन होके आ रहा है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि वो आपका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आप नए फाइनेंशियल ईयर से फ्रेशली आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले डाटा को स्प्लिट करिए। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्ली आपका बैंक बैलेंस है, यहाँ पे वो आप यहाँ पे ओपनिंग में डाल दीजिए एज ऑन डेट को, ताकि जब आप रिकन्सिलेशन करें तो जो आपका बैलेंस है वो मैच कर जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना है आपको मैच करने में।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि जो भी हमारी नई वीडियो जाएंगी वो आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं सीरीज की अगली वीडियो में।